सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में रहेंगे। सीएम मुंबई में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा के शिवाजी पार्क में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण लोकसभा के लालबाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम मुंबई के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। देश में अभी भी 3 चरणों के मतदान बाकी और ऐसे में सीएम का जो चुनाव प्रचार है बीजेपी के पक्ष में लगातार माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। और अभी जिन सीटों पर चुनाव बाकी है, जिन राज्यों में, वहां पर लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं। 8 राज्यों के लिए वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह सीएम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी कई बार वो जा चुके हैं और आज महाराष्ट्र में रहेंगे। तो सीएम का मिशन महाराष्ट्र और वहां पर वो जाकर आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और चुनावी सभाएं भी करेंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, देखा जा रहा है कि सीएम लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम जब रहेंगे तो क्या कुछ मायने और बीजेपी के लिए कितना खास? देखिए प्रतिज्ञा, सीधी सी बात यह है कि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और मुंबई में पूरा देश रहता है एक तरह से। आप देखिए बिहार के लोग भी वहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी वहाँ रहते हैं क्योंकि वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ उतनी ज़्यादा हैं। तो मुंबई को साधना मतलब पूरे देश में ये स्वर देना, तो यही कोशिश है डॉक्टर मोहन यादव की। मुंबई में लगातार वो जो है शोभा यात्रा है उनकी, प्रेस वार्ता करने वाले हैं मुंबई में जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ का, और इसके अलावा लोगों से मेलजोल का भी कार्यक्रम है। तो सीधा लक्ष्य यही है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और देश का जो एक व्यावसायिक केंद्र है बड़ा, वहाँ से स्वर देना कि भाजपा को वोट करिए, भाजपा के पक्ष में वोट करिए, ये मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल श्याम, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो अभी महाराष्ट्र में है और वो लगातार यादव समाज को साधने की जो कोशिश है वो करते रहते हैं। तो वहां पर जो यादव वोट बैंक है उसके बारे में बताइए और साथ ही ये बताइए कि क्योंकि 20 मई को ही ये चुनाव है और ऐसे में सीएम का वहां पर होना बीजेपी के पक्ष में कितना फायदा? जी प्रतिज्ञा, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं तमाम, और इनमें यादव जो है ओबीसी वर्ग है, यादव हैं। यादव जो कि वहाँ पर उद्योग धंधों से लगे हुए हैं, खासकर जो डेयरी इंडस्ट्री है मुंबई की उसको रन करने का काम ही वो करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यादव या ओबीसी वर्ग जो है प्रमुख रूप से निर्णायक स्थिति में रहता है। तो ऐसे में उनके बीच जाना, उनके बीच सभाएं करना, प्रत्याशियों के समर्थन में उनसे वोट मांगना, कहीं ना कहीं उनको ये कि डाइवर्ट करें। जो अगर वैसे तो बेसिकली जो है मुंबई या पूरा क्षेत्र फिलहाल शिवसेना और भाजपा गठबंधन के पास ही है ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी और फोकस करना ताकि जो जीत की राह आसान हो जाए। जो 370 भाजपा ने खुद के लिए और गठबंधन के लिए 400 प्लस तय किया है, उस लक्ष्य को आसान करना, आसानी से जीत हासिल हो पाए, ये लक्ष्य किया गया है। जिस तरह की सियासी गणित वहां पर हमें देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह बीजेपी लोगों को साधे और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में हासिल करे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। तो कल एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ई रिक्शा से मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे। शर्मा जी, श्री रमेश शर्मा जी, श्री ओम मेहता जी, हमारे नारायण केसरी जी, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता है, राज्यसभा सांसद कई पदों पर रह चुके हैं, सबके साथ दर्शन करने का मौका मिला। श्रीमद चंपत राय जी साहब हमारे वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने पूरे स्थान को घुमाया, दिखाया भी। मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ। और अगली खबर आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान 2 युवकों ने मारपीट की। इस दौरान कन्हैया के समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आए कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला निगम पार्षद के साथ भी
बदसलूकी की गई। महिला निगम पार्षद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और ऐसे में जब वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो इस दौरान युवकों ने उनके साथ मारपीट की और अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर थे। बाराबंकी की सभा में मोदी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी के समान शहजादा कहा और अखिलेश की नई बुआ का जिक्र किया। सुनिए मोदी ने और क्या कुछ कहा। देश की राजनीति में बुआ की एंट्री। पीएम मोदी ने किसे कहा बुआ? किस बबुआ को मिली बुआ? किसे मिलेगा बुआ का फायदा? लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और अब केवल 3 चरण बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को वो बाराबंकी पहुंचे और रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा को नई बुआ मिल गई है। सपा के शहजादे नई बुआ की शरण में हैं। यहाँ जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सपा को बाहर से समर्थन देंगी। यही कारण है कि अब पीएम मोदी ममता बनर्जी को बार बार अखिलेश यादव की बुआ बता रही हैं। सपा और टीएमसी का रिश्ता बुआ भतीजे वाला इसलिए भी बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी। ममता बनर्जी ने यहां से ललितेश पति त्रिपाठी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी ने इस दौरान सपा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये सरकार में आए तो फिर से रामलला को टेंट में भेज देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए और कहां नहीं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के साउथ सेंट्रल में भी जनसभा की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिना सूचना के 1 महीने तक गायब रहने पर होगी बड़ी कार्रवाई और सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा बर्खास्त। निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त और सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं आदेश। एक्शन से पहले कर्मचारियों को दिया जाएगा नोटिस। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अगर बिना सूचना के 1 महीने तक गायब रहते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारियों को सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको फिर से बता दें, निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये एक्शन के आदेश भी अब जारी कर दिए हैं, लेकिन एक्शन से पहले कर्मचारियों को नोटिस भी दिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनमोल का रुख करूंगी। अनमोल, अब जो कर्मचारी हैं वो अगर 1 महीने तक गायब रहते हैं तो सीधा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ ये नियम और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए प्रतिज्ञा, सरकार ने कर्मचारियों को लेकर के एक सख्त जो है रुख अपनाया है। इसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी जो हैं अगर 1 महीने लगातार एब्सेंट रहते हैं यानी कि अनुपस्थित रहते हैं, वो भी बिना बताए, तो उन पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनको नोटिस भेजकर उनसे कारण बताओ पूछा जाएगा कि आखिरकार बिना बताए उनके द्वारा छुट्टी क्यों ली गई। 15 दिनों का उन्हें अवधि दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा कारण बताने के लिए। अगर 15 दिनों के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है कारण बताने में असफल रहते हैं तो उन पर फिर विभागीय जांच बैठाई जाएगी। विभागीय जांच बैठाने का जो समय है अधिकतम 6 महीना है। इसी 6 महीने में जो है जांच में पड़ताल में सामने आ जाएगा कि आखिर जो व्यक्ति और जो कर्मचारी छुट्टी लिए हैं वो दोषी हैं कि नहीं। दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबन नहीं बल्कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये बहुत ही सख्त रुख अपनाया गया है, क्योंकि कई बार देखा जा रहा था कि सरकारी कर्मचारी जो हैं बिना परमिशन के छुट्टी ले लिया करते थे और अनुपस्थित रहते थे। तो अब अनाधिकृत रूप से एब्सेंट रहने वालों कर्मचारियों पर देखिए बहुत बड़ा सख्त रुख अपना रही है सरकार। जी प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, तो आप इस खबर पर नजर बनाइएगा, आगे जो भी अपडेट हो, क्या कुछ बदलाव अगर होते हैं तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे दतिया। सुबह 11 बजे विशेष विमान से वो दतिया पहुंचेंगे। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनका स्वागत करेंगे। सिर्फ 5 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुकेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अमित शाह। हेलीकॉप्टर से ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दतिया आएंगे। सुबह 11 बजे वो विशेष विमान से पहुंचेंगे दतिया और गृह मंत्री जो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सिर्फ 5 मिनट ही रुकेंगे। इसके बाद वो ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरी खबर पर श्याम सिंह तोमर हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। श्याम, शाह यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए आ रहे हैं लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अभी भी। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन बीजेपी जिस तरह एक्शन मोड में रहती है हमेशा, क्या कुछ 5 मिनट में मिलना चाहते हैं, 5 मिनट के लिए वो मिलना चाहते हैं कार्यकर्ताओं से? देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है बना रहना चाहिए। हमेशा भाजपा में ये रणनीति रहती है, तो इसीलिए एयरपोर्ट हो या कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां आला नेता आते हैं, उनकी कोशिश होती है कार्यकर्ताओं से जरूर मिले। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि इस अवसर पर वो ये स्वर देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को कि आपके राज्य में भले ही चुनाव हो गया है लेकिन आप लगातार सक्रिय बने रहिए, लगातार आप जो है लोगों के बीच जुड़े रहिए, केंद्र राज्य की योजनाओं पर बात करते रहिए। ये सीधा सा स्वर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल श्याम, तो ये जो लगातार बीजेपी ये कहती है कि हम हमेशा चुनाव मोड में होते हैं, जब भी चुनाव करवा लो हम तैयार हैं, और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है कि हर जगह जब भी दिग्गज कहीं पहुंचते तो वो 5 मिनट के लिए भी कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं भूलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला और आरोपी सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले से जुड़ी हुई, जहां पर आरोपी सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था। 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन जमानत मिल गई है। अब आरोपी सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रुख करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में रायबरेली का चुनाव एक बार फिर इमोशनल मोड पर पहुंच गया है और जब राहुल अखिलेश की सभा में सोनिया गांधी पहुंची और रायबरेली की जनता से राहुल को जिताने की भावनात्मक अपील की, देखिए गांधी परिवार की इस परंपरागत सीट पर छिड़ी लड़ाई की पूरी कहानी। रायबरेली को बेटा सौंपा, मेरे बेटे को अपना मानकर रखना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को प्रचार के दौरान भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अपने बेटे के प्रचार के लिए सोनिया गांधी पहुंची थी। उनके साथ उनके दोनों बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे। सोनिया गांधी इन दिनों बीमार हैं, आवाज कांप रही थी, लेकिन अपील थी अपने बेटे को चुनाव जिताने की। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल आपको निराश नहीं करेंगे।
राहुल आपको निराश नहीं करेगी। इस दौरान सोनिया गांधी ने रायबरेली के साथ अपनी और इंदिरा गांधी की यादें भी शेयर की। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार करने अमेठी पहुंचे, जहां राहुल ने कहा कि वो 4 जून को गरीबों की लिस्ट बनाएंगे। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। 4 जून हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल हर काम को खटाखट करने की बात करते हैं। राहुल ने आज फिर से विकास कार्यों को तेजी से करवाने का दावा किया। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। 8,500 रुपए हर महीने 1 तारीख, खटाखट 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 खटाखट। अंदर 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए, खटाखट 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 महीने का अंदर। हालांकि राहुल गांधी जिस अमेठी में पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उस अमेठी को छोड़कर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।